नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम संविधान सभा के बारे में पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं कि संविधान सभा की कैसे मांग हुई और संविधान सभा का कैसे गठन हुआ, कैसे कैबिनेट मिशन भारत आया। तो आज हम संविधान सभा के बारे में पूरा पढ़ेंगे। हम इसे 3 वीडियो में पढ़ेंगे, 3 भाग में पढ़ेंगे, ताकि हमें पूरा पॉइंट टू पॉइंट और कंसेप्चुअली ये समझ में आए, हमें रटने की ज़रूरत ना पड़े, ताकि जब आप इसके ऑब्जेक्टिव सवाल लगाओ तो आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो मैं आपको ये इसका पूरा डाटा बताऊंगा, कैसे किस तरीके से संविधान सभा की मांग हुई, कैसे संविधान सभा का गठन हुआ। तो ये सब हम देखेंगे और इसी वीडियो में हम याद करते चले जाएंगे। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको बहुत बढ़िया सा गाना सुनाना चाहूँगा, जिसे आप सुनकर थोड़ा एंटरटेन हो, ताकि बोर ना हो। तो सबसे पहले गाना है मेरा कह दूँ तुम्हें या चुप रहूँ, दिल में मेरे आज क्या है, कह दो तो जानूं गुरु तुमको मानूं, चलो ये भी वादा है। तो कैसा गाना लगा ये, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो हम अपने टॉपिक पे चलते हैं, संविधान सभा। संविधान सभा में क्या था कि संविधान सभा की मांग हुई। पहले मांग कैसे हुई, क्योंकि जो ब्रिटेन सरकार थी, अंग्रेज़ लोग थे, भारत पर अधिकार किए हुए थे। उस वजह से क्या था कि जो भारत के लोग थे, भारतीय नेता थे जो उस समय, वो भारत की आज़ादी की मांग कर रहे थे ब्रिटेन सरकार से। तो उसी समय ये बड़े बड़े नेता थे, इन्होंने कि संविधान सभा की मांग की कि हमें भारतीयों के लिए एक संविधान होना चाहिए। तो इस कड़ी में सबसे पहले जो थे 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने एक स्वराज पत्रिका के माध्यम से अपनी मांग रखी, संविधान सभा की मांग रखी 1895। सबसे पहली बार किसने रखी? 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने। उसके बाद क्या होता है, ये इनकी पहली अनौपचारिक मांग होती है। अनौपचारिक का मतलब अनऑफिशियली मांग होती है। अनऑफिशियली का मतलब है इनकी ये खुद की व्यक्तिगत मांग होती है, इसका कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता ब्रिटेन सरकार के ऊपर। तो इस वजह से ये इनकी पहली अनौपचारिक मांग कहलाई। क्योंकि एक कारण ये भी था कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुए 10 साल हो गए थे। यानी 1885 में हुई थी तो 1895 हो गए। तो इस वजह से क्या हुआ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दबदबा बनने लगा ब्रिटिश सरकार के ऊपर। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े हुए थे, अंग्रेज उनकी बात को मानते थे, लेकिन ये जो बाल गंगाधर तिलक थे, इनको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सपोर्ट नहीं किया, जिस वजह से ये इनकी अनौपचारिक मांग कहलाई। तो याद रखेंगे कि 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज पत्रिका में स्वराज बिल के नाम से अपनी मांग रखी, जो कि एक इनकी पहली अनौपचारिक मांग थी। ठीक है, इनकी खुद की व्यक्तिगत मांग थी, याद रखेंगे। फिर उसके बाद समय आता है 1922 का। 1922 में महात्मा गांधी जी द्वारा यंग इंडिया पत्रिका के माध्यम से संविधान सभा की मांग रखी गई। अब जो संविधान पूछ ले कि 1922 में किसके द्वारा? महात्मा गांधी जी के द्वारा। किस पत्रिका में? यंग इंडिया पत्रिका में। तो इन्होंने संविधान सभा की मांग रखी अंग्रेज़ों के सामने यंग इंडिया पत्रिका के माध्यम से। और जो इन्होंने मांग रखी, इसी समय इन्होंने एक कथन इन्होंने कहा कि जो भारतीय संविधान है वो भारतीय की इच्छा के अनुसार होगा। भारतीय संविधान है, भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा। तो 1922 में ये महात्मा गांधी जी ने कहा। ये हमें ये पॉइंट याद रखना है, एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है, 1924 में फिर आता है समय 2 साल बाद। 1924 में मोतीलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा की मांग की गई, जो कि मोतीलाल नेहरू, जो कि हमारे जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके पिता थे ये मोतीलाल नेहरू। तो इनके द्वारा 1924 में संविधान सभा की मांग रखी गई। ये 1922, ये 1924, ठीक 2 साल बाद, ऐसे हमें याद रखना है। ठीक है, फिर आता है समय 1934 का। 1934 में M.N. रॉय के द्वारा संविधान सभा की मांग रखी गई। M.N. रॉय, तो संविधान सभा की जब मांग रखी गई M.N. रॉय के द्वारा, ये इनकी पहली औपचारिक मांग थी। पहली औपचारिक मांग, ठीक है, ऑफिशियली मांग, क्योंकि इसको 1939 में जाके कांग्रेस का सपोर्ट मिल गया था, जिस वजह से ये ऑफिशियली मांग कहलाई, यानी कि औपचारिक मांग कहलाई। ठीक है, याद रखेंगे।
पहली अनौपचारिक मांग बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1895 में। फिर 1934 में M.N. रॉय के द्वारा पहली औपचारिक मांग। ठीक है, याद रखेंगे, बिल्कुल बात सही है। अब आते हैं ठीक 2 साल बाद 1936 में। 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा की मांग की गई। ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब 1885 में स्थापना हुई थी, तो क्या हुआ था कि उनके अधिवेशन यानी कि मीटिंगें हुआ करती थी। तो उनकी जो लखनऊ मीटिंग थी, लखनऊ में जो मीटिंग हुई थी, लखनऊ का जो अधिवेशन हुआ था, वहाँ पे 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा की मांग की गई। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है परीक्षा में। उसके बाद 1938 का समय आता है, ठीक 2 साल बाद 1938 में कांग्रेस की ओर से जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि जो संविधान सभा का गठन होगा वो वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। ठीक है, 1938 में कांग्रेस की ओर से जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया कि जो संविधान सभा का गठन होगा वो वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, जब ये संविधान सभा की मांग हुई, उसके बाद क्या हुआ 1939 से लेकर 1945 तक का जो समय था वो द्वितीय विश्व युद्ध का समय था। इस दौरान जो ब्रिटिश सरकार थी, यानी कि जो ब्रिटेन था, वो आर्थिक रूप से कमज़ोर हो गया। जब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब आर्थिक रूप से थोड़ा कमज़ोर हो गया और एक तरफ से संविधान सभा की मांग होने लगी कि भारतीयों के लिए एक संविधान होना चाहिए, इधर से भारतीय नेताओं का दबाव था, उधर से उसकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गई थी, जिस वजह से 1940 का समय आता है। 1940 में संविधान सभा की मांग को स्वीकार कर लिया गया। ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1940 में संविधान सभा की मांग को स्वीकार कर लिया गया। कब? 1940 में, जिसे हम अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। यानी कि ये जो स्वीकार किया गया था 8 अगस्त 1940 को, तो 8 अगस्त 1940 को ये प्रस्ताव स्वीकार किया गया था, जिस वजह से इसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना गया। अब ये बात हो गई, संविधान सभा की मांग हो गई और संविधान सभा की मांग को ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार भी कर लिया। अब जो मिशन भेजा जाएगा, अब ये संविधान सभा का गठन होगा, इसमें एक मिशन भेजा जाएगा। ठीक है, क्या होता है पहले हम देखते हैं कि उस समय जब ब्रिटेन जो था उस समय वहाँ पर कंजरवेटिव पार्टी की सरकार थी, जिसके प्रधानमंत्री थे ब्रस्टन चर्चिल। ब्रस्टन चर्चिल जो थे, इन्होंने इस मांग को स्वीकार किया। उसके बाद इन्होंने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा, एक क्रिप्स मिशन भेजा भारत में 1942 में। ठीक है, 1942 में जब क्रिप्स मिशन भेजा तो ये भारतीयों के द्वारा नकार दिया गया, पूरी तरीके से इसे खारिज कर दिया गया। इससे क्योंकि भारतीय खफा हो गए, क्योंकि खफा इसलिए हो गए क्योंकि 1917-18 के समय में जब महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, तो उस समय प्रथम विश्व युद्ध का समय था। और प्रथम विश्व युद्ध का जो समय था उस समय तो अंग्रेज़ों ने गांधी जी को ये लालच दिया था कि आप भारतीयों को ब्रिटिश सेना में शामिल कीजिए, जिससे हम आपके भारत को आज़ाद कर देंगे। तभी उसी समय महात्मा गांधी जी को भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा गया था। तो जब ये प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया था तो अंग्रेज़ों ने भारत को स्वतंत्र नहीं किया। इस वजह से भारतीयों को ये विश्वास नहीं था अंग्रेज़ों के ऊपर, जिस वजह से ये क्रिप्स मिशन इन्होंने पूरा खारिज कर दिया और उसमें कई तरह के प्रावधान थे जो भारतीय नेताओं को पसंद नहीं आए। इस वजह से ये क्रिप्स मिशन खारिज कर दिया। उसके बाद समय आता है 1945। 1945 में ब्रिटेन में होते हैं चुनाव। ठीक है, सरकार बनती है लेबर पार्टी की। लेबर पार्टी की सरकार बनती है और प्रधानमंत्री बनते हैं क्लीमेट एटली। ठीक है, मैं एक चीज़ आपको बता दूं, यहाँ ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल, जो कि कंजर्वेटिव पार्टी से थे, अभी भी ब्रिटेन में जो प्रधानमंत्री हैं इस समय वर्तमान में, वो भी कंजर्वेटिव पार्टी से हैं। उनका नाम है जॉनसन करके, बोरिस जॉनसन करके, वो कंजर्वेटिव पार्टी से हैं। याद रखना, एग्ज़ाम में पूछ रहे तो एग्ज़ाम में इस तरीके से पूछेगा आपसे कि जो विंस्टन चर्चिल थे वो किस पार्टी से थे? कंजर्वेटिव पार्टी से। और जो 1945 में जो चुनाव हुए थे, प्रधानमंत्री बने थे क्लीमेट एटली, ये कौन सी पार्टी से थे? ये लेबर पार्टी से थे। ठीक है, यहाँ पे बात हो गई कि 1945 में ये प्रधानमंत्री बन गए क्लीमेट एटली। अब क्लीमेट एटली क्या करते हैं कि इनके जो संसद होता है, इसमें इनका संसद जो है इस तरीके से है, रानी होती हैं, संसद हाउस ऑफ कॉमन्स
और हाउस ऑफ लॉर्ड्स। हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जैसे यहाँ पे अपने इसकी तुलना कर सकते हैं लोकसभा से और इसकी तुलना कर सकते हैं राज्यसभा से, ठीक है। तो जो हाउस ऑफ कॉमन्स था इसमें इन्होंने प्रस्ताव रखा कि भारतीयों के लिए एक संविधान होना चाहिए। तो 14 मार्च 1946 को इस हाउस ऑफ कॉमन्स में एक प्रस्ताव रखा गया क्लीमेट एटली के द्वारा और इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया कि भारतीयों के लिए एक संविधान होना चाहिए। तब क्या होता है, जब संविधान होना चाहिए भारतीयों के लिए तो संविधान सभा का गठन के लिए जब ये प्रस्ताव पारित हुआ तो कैबिनेट मिशन 1946 में भारत भेजा गया। कैबिनेट मिशन 1946 ये आया था 14 मार्च 1946 को भारत आया था, ठीक है। उसमें क्या हुआ, अब ये कैबिनेट मिशन 1946 यानी कैबिनेट प्लान जब 1946 भारत भेजा गया तो ये जो कैबिनेट है, यहाँ की जो मंत्रिपरिषद थी ब्रिटिश सरकार की, जो क्लीमेट एटली की जो मंत्रिपरिषद थी, उसमें से ये 3 जो मंत्री थे उनको इस कैबिनेट मिशन में भेजा गया, जो कि पैथिक लॉरेंस जो थे वो उनको अध्यक्ष बनाया गया था, और एक थे एबी अलेक्जेंडर, सर स्टोफर्ड क्रिप्स। ये 3 सदस्य थे जो कि इस कैबिनेट मिशन में शामिल थे, ठीक है। तो पैथिक लॉरेंस को इस कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है। एबी अलेक्जेंडर, सर स्टोफर्ड क्रिप्स, इनको याद रखेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या होता है, ये जो इनके कैबिनेट में आपको एक चीज़ बता दूं, ये जो इनके कैबिनेट के मंत्री थे, ये पैथिक लॉरेंस जो थे वो ब्रिटिश सरकार में भारतीय सचिव हुआ करते थे। एबी अलेक्जेंडर जो थे वो एक नेवी मंत्री हुआ करते थे ब्रिटिश सरकार में। उसके बाद सर स्टोफर्ड क्रिप्स आते हैं। ये जो थे सर स्टोफर्ड क्रिप्स, ये जो थे ये एक व्यापार मंत्री थे ब्रिटिश सरकार में, इनकी कैबिनेट में यानी इस मंत्रिपरिषद में, ठीक है। ये जब कैबिनेट मिशन 1946 भारत आ गया उसके बाद ये अपना प्रावधान देता है कि जो संविधान सभा होगी उसमें 389 सदस्य होंगे। 389 सदस्य क्या होंगे, जो 389 सदस्य होंगे वो जो 389 सदस्यों का जो उन्होंने आधार बनाया वो जनसंख्या को बनाया। उस समय भारत की जो जनसंख्या थी 40 करोड़ थी, तो उस 40 करोड़ जनसंख्या के आधार पर ही ये 389 का आंकड़ा उन्होंने तैयार किया, क्योंकि उस समय 40 करोड़ जनसंख्या थी भारत की, और ये 389 का आंकड़ा इसी वजह से आया था क्योंकि हर एक मेंबर को 10 लाख जनसंख्या को रिप्रेजेंट करना होता था या प्रतिनिधित्व करना होता था, ठीक है। तो इस वजह से ये 389 का आंकड़ा तैयार किया गया, ठीक है। आप पूछ रहे कि 389 का आंकड़ा इसीलिए तैयार किया क्योंकि भारत की जनसंख्या 40 करोड़ थी, ठीक। इस वजह से 389 का ये आंकड़ा तैयार किया गया। अब ये जो 389 का आंकड़ा तैयार किया गया, ऐसा तो था नहीं कि जो भारतीय थे उनमें से किसी को पकड़ के सदस्य बना दिया गया संविधान सभा का, ऐसा नहीं था। क्योंकि उस समय क्या होता था, मैं थोड़ा सा यहाँ पर रफ करना चाहूँगा। क्या होता था कि जो 389 का जो आंकड़ा था, मैंने बताया कि भारत की जो जनसंख्या थी वो 40 करोड़ थी, तो हर एक व्यक्ति को 10 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करना होता था, जिस वजह से ये 389 का आंकड़ा आया। और ये जो 389 थे, ये जो व्यक्ति थे, ये जो हमारे ब्रिटिश प्रांत थे, 11 ब्रिटिश प्रांत थे, 11 ब्रिटिश प्रांत जो थे, उन 11 ब्रिटिश प्रांतों में से ये 389 जो 11 ब्रिटिश प्रांत थे, इनमें विधान परिषद हुआ करती थी। इन विधान परिषदों में जो सदस्यों की संख्या थी वो 1585 थी। मेरा बोर्ड थोड़ा छोटा है इस वजह से आ नहीं पा रहा है। तो ये 1585 जो विधान परिषदों में जो 11 ब्रिटिश प्रांत थे, इन 11 ब्रिटिश प्रांतों में विधान परिषदें हुआ करती थी। उन विधान परिषदों में 1585 सदस्य हुआ करते थे। उन सदस्यों के में से ही ये 389 सदस्य चुने गए, ठीक है। तो इनका जो चुनाव हुआ था वो अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। अप्रत्यक्ष रूप से कैसे हुआ था? अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। तो मैंने आपको बताया 389 का आंकड़ा कैसे आया, क्योंकि उस समय भारत की जनसंख्या 40 करोड़ थी, तो हर एक सदस्य को 10 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करना था, ठीक है।
और ये जो 389 चुने गए अप्रत्यक्ष रूप से, ये 1585 सदस्य थे उस समय विधान परिषदों में, जो कि 11 ब्रिटिश प्रांत हुआ करते थे, जिसे हम ब्रिटिश भारत भी कहते थे। तो उन ब्रिटिश प्रांतों में 11 ब्रिटिश प्रांतों में विधान परिषदें हुआ करती थी। उन विधान परिषदों में 1585 सदस्य हुआ करते थे। उन सदस्यों में से ये 389 का आंकड़ा तैयार किया गया। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको बताया, आज हम इतना ही रखते हैं। कल को मैं जब 389 का जो आंकड़ा है इसका पूरा कि किस तरीके से महिलाओं की कितनी संख्या थी, SC ST की कितनी संख्या थी, और इसका सांप्रदायिक आधार पर किस तरीके से बांटा गया था, ये सब हम कल वाली वीडियो में देखेंगे पूरे अच्छे तरीके से। ठीक है, मैं आपको एक बार रिवाइज भी करा दूँगा कल वाली वीडियो में। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी तो उसको लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करके शेयर कर दीजिए। ठीक है, जिससे थोड़ा हमारा भी सब्सक्राइबर बढ़ेंगे और व्यूज़ बढ़ेंगे, जिस वजह से थोड़ा हमारा भी फ़ायदा होगा धीरे धीरे। तो आप ये सब एक बार मेरी वीडियो को इतना समझ में आया दोबारा से देख लिए और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब जो बचा वो हम कल वाली वीडियो में देखेंगे, क्योंकि हम 3-4 भागों में इसको पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।